बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छिड़ी जंग, कल छिड़ी या परसों छिड़ी या किसी और वक्त में, ये बात तय हो चुकी है कि अमेरिका और इसराइल इन्होंने तहैया कर लिया है, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एटमी जंग छेड़कर रहना है। और जो करतूत इसराइल को बचाने के लिए इन शैतानी ताकतों ने शुरू कर दिए हैं, वो अब आपके सामने आ गए हैं कि क्या होने वाला है। हुआ ये है कि एक एयरक्राफ्ट था यमन का, जो वो अपने इलाके में उड़ा रहे थे। अब ये जो एयरक्राफ्ट होता है, इसको कहते हैं रिकॉनेसेंस प्लेन। ये रिकॉनेसेंस प्लेन क्या होता है? ये असल में एक एयरक्राफ्ट होता है जो मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इसका पूरा मकसद होता है कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी है, विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है, डाटा इकट्ठा करना है, दुश्मन की फौजें कहाँ पर आ रही हैं, पोजीशन क्या है, मूवमेंट क्या है, सारी तस्वीर लेनी है। और इसको असल में ये जो प्लेन होता है, इसमें कैमराज होते हैं, रेडार है, सेंसर है, टेक्नोलॉजी लगी होती है। यानी पूरी दुनिया में हर फौज ये काम करती है, यानी आप समझ लें एयरफोर्स ये काम करती है। और वो वेरियस मिशंस होते हैं बहुत सारे, जिसमें वो देखते हैं कि जी खास तौर पर क्या एक्टिविटीज़ है। पाकिस्तान करता है, चाइना करता है, इंडिया करता है, पूरा वर्ल्ड करता है, सारी दुनिया करती है। और ये आम सी एक बात होती है। हुआ क्या कि यमन का एक प्लेन था, वो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहा था अपने इलाकों के अंदर। अमेरिका ने उसको देखा, अमेरिका ने मिसाइल फायर कर दिए, और मिसाइल फायर की दिए कि यमन के प्लेन को तबाह करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो यमन का कुछ उखाड़ नहीं सके। अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। वो मिसाइल जाकर लगने ही वाला था, इजराइल से एक शिप आ रहा था, रिपब्लिक ऑफ गबान का। ये असल में अफ्रीका की एक कंट्री है और इनकी आबादी तकरीबन कोई 24-25 लाख है। और आप अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर अमेरिका ने क्या काम किया दुनिया की ताकतों ने। वो इतना रिच मिनरल्स इलाके हैं, गैस है, सोना है, वहाँ बीमारियाँ और ये तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ कुमदों के तख्ते उल्टे जाते हैं। ये पूरे अफ्रीका में हाल है। उनको गरीब रखा जाता है और उनके ऊपर कठपुतली हुक्मरान। ये अमेरिका का काम है, अब से नहीं है। जिस मुल्क के अंदर चाहा वहाँ के ताकतवर लोगों को कहा कि वजीर आजम के तख्ते उलट दो, उन्होंने उलट दिए। वहाँ की अदलिया से लेकर सब, और यही काम अमेरिका करता है। अब आप सोचें कि रूस से आने वाला वो शिप, वो तबाह होते होते रह गया, उसके बिल्कुल साइड पर जाकर वो मिसाइल गिरा। अब आप सोचिए जरा, अगर वो 1 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता मामला, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया का तो आपको अच्छी तरह पता है कि उसकी पोर्ट से कोई चीज आ रही है और वो तबाह हो जाए, वो तो उस मुल्क को जब तक तबाह करके पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देता, वो तो चुप नहीं बैठने वाला। और रूस का आप देखिए ग्राफ जो है, वो तो यूक्रेन की जंग जीत रहा है जब से वो तो आसमान पर पहुंचा हुआ है। और वो अमेरिका के इतने खिलाफ है कि वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो अमेरिका को उसने छोड़ना नहीं था। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि वो लड़ाई किससे हो रही है, यमन से। और अमेरिका के खास तौर पर मिसाइलों की ये हालत है कि उसका निशाना भी ठीक नहीं है। और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है जो अभी तक समझ नहीं आ रही कि अमेरिका के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, वो तो 15 अरब डॉलर से शुरू होते हैं, वो 25 से 30 अरब डॉलर तक जाते हैं। वो तो इतने महंगे हैं। और उसके अलावा उनके डिस्ट्रॉयर हैं, उनका तो निशाना चूकता ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनका निशाना चूक कैसे गया। बात वही आ जाती है जो हमेशा की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप जो है वो मिसाइल का रुख बदल सकते हैं, आप साइबर हमले कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो यमन ने इस्तेमाल किया, अपने आप को बचा लिया और उनका मिसाइल का रुख जो है वो बदला? अमेरिका माजी में कर चुका है ईरान के साथ। यूक्रेन वाला मामला आपको पता ही है। अब असल में कहानी ये है, इन्होंने काम ये किया कि वो तबाह होते होते रह गया। अगर वो तबाह होता तो आप ये समझ लें कि रशिया तो यहाँ पर आ गया था, हत्ता कि वो चाहे किसी और मुल्क जा रहा होकर रशिया के पोर्ट से जा रहा था, उसने तो छोड़ना नहीं था और उसने कहना था अमेरिका ने तबाह किया। आप सोचिए अमेरिका कर क्या रहा है ये। आप यानी यमन ने यह बात कही है, उसने कहा कि ये पूरी तरह रेड सी को जलाकर राख कर देने वाला प्लान था अमेरिका का। उन्होंने कहा कि अमेरिका कंफ्यूज है, एंजाइटी में है, उसका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा। और उसने कहा कि वो जाकर पूरी तरह तबाह होते होते रह गया, बच गया। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल जो ट्रैफिक है, मैरीटाइम नेविगेशन और ये तमाम चीज़ें,
वो अमेरिका और उसके पार्टनर्स के हाथों तबाह होने जा रही है। यानी एक चीज बड़ी क्लियर उन्होंने कह दी और साफ कह दी कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो अमेरिका तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। यानी आज नहीं तो कल अमेरिका ने करना क्या है। आप अगर खिते के अंदर देखेंगे एक बड़ा शिप को तबाह हो जाएगा। आप सोचिए जरा, आज ये तबाह होता तो अमेरिका ने किस पर नाम लगाना था? यमन पर नाम लगा देना था, उसे कहता यमन ने तबाह किया। आप सोचें कि अब ये लड़ाई इस जानिब होने जा रही है कि हमला कोई करेगा, नाम किसी पर लगेगा और फौजें जाकर किसी और पर उतरेंगी। यानी आप ये सोचें कि इसराइल कल को उठकर कोई एक आधा शिप तबाह कर दे। अब यमन कर रहा है ना, कोई भी शिप तबाह होता है तो सबसे पहले नाम ये आता है कि यमन ने तबाह किया है। लेकिन अगर वाकई कोई ऐसा शिप तबाह कर दे, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया का कर दिया, या मिसाल के तौर पर आपने चाइना का कर दिया, या मिसाल के तौर पर आपने जापान का कर दिया है, किसी और मुल्क का कर दिया, और आपने उसको कह दिया ये तो यमन ने किया है। तो जिस तरह इनका प्लान था मस्जिद अक्सा वाला कि भाई हम जब लड़ाई होगी तो उस लड़ाई के अंदर एक मिसाइल मार देंगे मस्जिद अक्सा पर और नाम लगा देंगे कि जी हमास ने मारा। याद है ना आपको शिफा हॉस्पिटल वाली सूरत हाल कि बाद में वो साबित भी हो गया था कि हमास ने रॉकेट मारे थे और उन्होंने बाद में कहा जी नहीं जी ये तो इजराइल ने, जब वो पूरे का पूरा अस्पताल ही उड़ा दिया और बाकी अस्पताल भी तबाह कर दिया। शिफा के साथ तो आपको पता ही है कि दूसरा जो हॉस्पिटल था इन्होंने जो तबाह किया था वो उसकी क्या जरूरत है। ये तो असल में इन्होंने काम किया और ये कर सकते हैं, ये इनके ड्रामे हैं। आप अंदाजा कर लें अमेरिका और इजराइल की सूरत हाल ये है कि एक वाकया, सिर्फ एक वाकया ये जरा उसे ऊपर नीचे होता तो शायद इस वक्त तक फौजें उतर रही होती बाकी ममालिक की भी, और ये ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। असल में अमेरिका ने अब फैसला ये किया था कि जंग नहीं करनी। कल तक वो यही काम कर रहे थे, यमन को रुकवा रहे थे। अब वो पागल हो चुका है। जिस तरह इजराइल पागल हो चुका है, उसको ये समझ नहीं आ रही, उसके फौजी मारे जा रहे हैं, उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। जंग छोड़ता है तो उसकी तबाही है, वो करता है तो उसकी तबाही है, हर लिहाज से उसकी तबाही है। लेकिन अगर ये जंग रुकती है तो दुनिया की तबाही नहीं होगी फिर, और सिर्फ खाली इसराइल की रेपुटेशन और इसराइल की नाकामी, उसकी दहशत खत्म होगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो मामला अब इस जानिब बढ़ रहा है और इस जानिब चला गया है कि इजराइल अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर तबाह होते हुए देख रहा है और ये बर्बादी इसके हाथ लिखी जा चुकी है। देखिए हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये वो जंग हम देखने जा रहे हैं कि शायद हमारे बड़ों ने सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन हम लोग इस जंग को देखने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यमन ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब इस जंग को शुरू करने वाले हैं और हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। अगर हमारे खिलाफ अमेरिका ने कोई काम किया तो हम अमेरिका का वो हश्र करेंगे कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता। हम उसके शिप्स, जहाज, डिस्ट्रॉयर, जो कुछ होगा हम डुबोते जाएंगे, हम तबाह करते जाएंगे, और जब तक हम अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर लेंगे अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। उधर इसराइल ने ऐलान आज कर दिया है कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि इस वीकेंड के ऊपर, यानी हफ्ता और जुम्मा और ये वो, उसे कहा 15 हमारे फौजी मारे गए हैं। देखिए इसराइल कभी जिंदगी में ऐलान नहीं करता अपने फौजियों का। अब वो पूरी दुनिया को कह रहे जी हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर इस वक्त बढ़ता जा रहा है और उसने क्लियरली कह दिया, उसने कहा कि जी अब हालात चाहे जो मर्जी हो जाए, हम ये लड़ाई को एंड तक लेकर जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी तबाही किसी की भी हो जाए। हमारा ये अटल फैसला है कि हमने ये जंग नहीं रोकनी। इसका मतलब है कि अगर उसने फैसला कर लिया है जंग नहीं रोकनी तो फिर इस जंग को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का फैसला हो चुका है। अब उसमें क्या होगा, ईरान को वो शामिल करेंगे, वो यमन को करेंगे। आप एक बात बताइए, अमेरिका का आज अगर निशाना चूका है, लेट्स से 2 सिनेरियो हैं। या तो अमेरिका का निशाना जो है वो वाकई चूक गया है, जिसके चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, यानी आप समझ ले 1% चांस होगा। अगर उसका यमन के मुकाबले में निशाना चूक गया है तो इसका मतलब है कि उसने तो आज जंग छेड़ दी हुई थी, अपनी तरफ से तो तबाही कर दी थी, उसको पता था यमन नहीं छोड़ेगा। और अगर उसका निशाना चूका है और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसका निशाना नहीं लगा, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई बड़ी पलड़े वाली होने वाली है। अमेरिका का मुकाबला शायद अमेरिका के लेवल का ही है। यमन वैसे अमेरिका के मुकाबले का तो है नहीं, लेकिन आज के दौर के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ये टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मिसाइलों का रुख बदल सकते हैं,
जिसमें आप रेडार जैम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी ऐसा छोटा मोटा बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप अब ये अंदाज़ा लगा ले, फिर मैटर ये नहीं करता कि अगले बंदे के पास मिसाइल की रेंज क्या है, उसका मिसाइल तगड़ा कितना है, वो कितना महंगा है, वो कितनी तबाही ला सकता है। अगर आप उसका रुख मोड़ना जानते हैं, अगर आप उसकी डायरेक्शन बदलना जानते हैं, अगर आप उसको वापस उसी तरह मोड़ना जानते हैं, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए फिर आपको कोई और बड़ी टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत फ़िलहाल कम से कम नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी फ़िलहाल 2-4 ममालिक के पास ही है। वैसे तो या तो अमेरिका के पास है, या चाइना के पास है, या रशिया के पास है। अब इस सारी सूरत हाल में कुछ ममालिक ऐसे हैं, कहा यह जा रहा है उनके पास भी है, जिनमें एक भारत है। और भारत के पास अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिलहाल उसने तो अभी इसका इजहार नहीं किया। तो हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जिस सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल एक तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाला मामला इस वक्त इन्होंने छिड़ा हुआ है। अब अमेरिका का असल में प्लान क्या है? अमेरिका असल में बहुत डेस्परेट हो चुका हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर उस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स नाकाम हो गई है, वो इस तरह जवाब नहीं दे पा रहे यमन को जैसे देना चाहिए था। लेकिन आप अगर गौर करते जाएंगे तो साथ साथ रुख क्या बढ़ा, यानी ईरान ने अगर इस वक्त अपने जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए अपने चॉपर्स और बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दी हैं, नेवी को पहुंचा दी उन्होंने मिसाइल सिस्टम, तो वो किस मकसद के लिए पहुंचाया है? जाहिर सी बात है उनको पता चल रहा है कि जंग अब नज़दीक आ रही है। देखिए एक बड़ी ख़तरनाक इस वक्त चीज़ बन रही है, इजराइल को सबने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुक पा रहा। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस वो कम से कम वो गलती तो नहीं करेगा जो अमेरिका वाली है कि वो जंग हार रहा है, करता जाए। अभी तक जो उसकी तबाही हो रही है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, ये तो सारा कुछ देखा है। तो व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर इसका ये मतलब है कि उसने एक बड़ा खतरनाक सोचा समझा मंसूबा है, जिसमें आप ये ज़हन में रखिएगा, हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह से एक लड़ाई छेड़ दे और हिजबुल्लाह से लड़ाई छेड़ने के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर हमला कर दे। क्योंकि गजा के ऊपर शायद न्यूक्लियर हमले की सूरत हाल ये है कि मामला ख़राब है। हिजबुल्लाह को असल में बहुत सारे ममालिक ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, हमास को नहीं किया हुआ। याद रखिएगा, हमास को इसलिए नहीं किया हुआ दहशतगर्द क्योंकि वो वजूद में आई थी और उनके बारे में अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सूरत हाल है। एक इजिप्ट ने किया हुआ, यानी मिस्र ने किया हुआ, इसराइल ने किया है, और बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने इनकार किया है। वहाँ पर उनका डेलीगेशन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया होता तो क्या इस्माइल हानिया कतर में होते? क्या इस तरह वो बैठकर बातचीत कर रहे होते? अर्दोगान ने तो क्लियरली कह लिया, उन्होंने कहा जी हमने तो इनको दहशतगर्द मानते नहीं है। और वहाँ पर आप जानते हैं अबू उबैदा और बाकी सब की जो तस्वीर, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर उनकी पोजीशन तो है बहुत ज़्यादा क्लियर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। रही बात अब यहाँ पर इजराइल की, तो देखिए अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की फ़ौजों ने ऐलान किया है कि अब हमास की जो टॉप की लीडरशिप है उसको मारने के करीब पहुंच चुके हैं, और अन करीब हम सरप्राइज देंगे, हम ये काम करने जा रहे हैं। देखिए जब आपने कोई काम करना होता है तो आप बता कर नहीं करते, आप मार कर करते हैं। अब ये जो बात है कि हम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने क्लियरली ये बता दिया है कि आप इस जंग को नहीं जीतने वाले। आपके पास अब अवाम को देने के लिए झूठी तसल्लियाँ हैं, और झूठी तसल्लियों के साथ ये बाकी मामला। देखिए एक सिनेरियो बड़ा खतरनाक बन रहा है जो आने वाले वक्त में है। जंग शुरू हुई थी इसराइल की और फ़लस्तीन की, बदल गई इसराइल और हमास की। अब ये जंग शायद दुनिया के दूसरे ममालिक की हो जाए। ये जो इसराइल यहाँ पर करने में कामयाब हो जाएगा, जहाँ तक का सूरत हाल का सारा मामला आप लोग देख रहे हैं, आप ये सोचें क्या यमन और अमेरिका की, आप 1 मिनट के लिए सोचें, आज से तकरीबन कुछ 1.5 महीना पीछे चले जाएं। आपने कभी सोचा था कि इसराइल की जो जंग है वो यमन और अमेरिका की जंग बन जाएगी, अमेरिका और ईरान की बन जाएगी, या अमेरिका और रशिया की बन जाएगी, या शायद हो सकता है अमेरिका और चाइना की? आपके दिमाग में चीज़ थी कभी? क्या किसी के दिमाग में थी? नहीं थी। हाँ ये ज़रूर था, एक सिनेरियो बन रहा था कि जी पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी, शायद मिडिल ईस्ट आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं ना था कि आज जिस तरह उन्होंने मिसाइल मारा और मिसाइल जाकर अगर शिप को लग जाता तो फिर रशिया ने तो एक्टिव हो जाना था, फिर उसके बाद तो या फिर यमन पर लग जाता तो यमन ना छोड़ता। वो तो आप ये समझ लें मिसफायर कह लें, डायरेक्शन चेंज हो गई, निशाना चूक गया या कुछ चला। तो इस सारे मामले के ऊपर इसराइल बड़ी चालाकी के साथ यहाँ से निकलना चाह रहा है, और चालाकी के साथ वो अमेरिका और बाकी ताकतों को इस जंग में धकेल रहा है।
जिससे पूरे खित्ते का नहीं पूरे वर्ल्ड का सिस्टम डिस्टर्ब होने वाला है। क्योंकि यहाँ लड़ाई हुई, वहाँ तेल की कीमतें आसमान पर पहुंची, वहाँ गैस की कीमतें आसमान पर पहुंची, पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपने इसराइल को ना रोका तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल दी जाएगी, बल्कि चली गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।